हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में RCC के IES 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉजवाइज कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो इस स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। ये इस सीरीज का पार्ट 19 वीडियो है। पुराने वीडियोज के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। सो जो फर्स्ट क्लॉज है दैट इज रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स एंड कोल्ड ज्वाइंट्स। तो जो हमारे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स हैं, सबसे पहले जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है हमारी, ये हमारी IES 118817 कोड में दिखी हुई हैं। यहाँ पर मेंशन भी है कि दैट कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट शुड बी कंप्लाई विथ IES 11817, जो कि ये कहता है विच क्लासिफाइज वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन दी बिल्डिंग्स ड्यूरिंग कंक्रीटिंग वर्क्स। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है ज्वाइंट्स आर अ कॉमन सोर्स ऑफ वीकनेस एंड देयरफॉर इट इज डिजायरेबल टू अवॉइड देम। हमें किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम कंक्रीट का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमें मिनिमम रखने हैं, बिकॉज दे आर एडिशनल सोर्स ऑफ वीकनेसेस। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर नंबर शैल बी मिनिमाइज्ड। Concreting shall be carried out continuously up to construction joints and the position and arrangement of which shall be indicated by the designer। तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स है, सपोज यहाँ पर मैंने एक RCC वॉल दिखाई हुई है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हम सिंगल लिफ्ट में सारी कंक्रीटिंग नहीं कर सकते। सो टू हैव अ प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस हम क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर इन लिफ्ट्स। तो सपोज यहाँ पे पहली लिफ्ट दी हुई है, यहाँ पे आपको लाइट शेड में दिख रहा है, यहाँ पर एक जॉइंट दिख रहा है जिसमें ये लिफ्ट हमारी पहले कंक्रीटिंग की गई है और ये हमारे सेकेंड स्टेज में कंक्रीटिंग की गई है। तो जो हमारा बीच का जो जॉइंट बन रहा है एट डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ कंक्रीट करने की वजह से दिस जॉइंट इन दी कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, इन जॉइंट्स को हमें स्ट्रक्चर में मिनिमम रखना है। यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन देखें किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जैसे सपोज हमारा जो बेस है, हमने बेस स्लैब की कंक्रीटिंग की, जब हम वॉल की कंक्रीटिंग कर रहे होंगे तो हमारा एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएगा यहाँ पर, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट हमें यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे जंक्शंस होते हैं वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वहाँ पे हमें अपना शटरिंग का फॉर्मेशन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा मेंशन्ड है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं हमारे एक्सेसिबल लोकेशंस में प्लेस करना है। पर्पस क्या है इनको एक्सेसिबल लोकेशन में प्लेस करने का, सो दैट हमारा प्रॉपर क्लीनिंग हो सके। और प्रॉपर क्लीनिंग हमें इंश्योर करना है। प्रॉपर क्लीनिंग इसलिए इंश्योर करना है कि जो आपने फर्स्ट लिफ्ट में आपने कंक्रीटिंग की, होगा क्या, जब आप इसका कॉम्पैक्शन करोगे तो हमारा जो वाटर है दैट विल कम ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस पर आ जाएगा, जिसे हम ब्लीडिंग नाम देते हैं। अगर ये एक्सेसिव फेनोमेना एक्सेसिव हो जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। तो जो हमारा वीक फ्रीएबल लेयर ऑफ सीमेंट एंड फाइन पार्टिकल जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ कंक्रीट पर आ जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंस। तो जो भी हमारा लेटेंस फॉर्मेशन होगा पहली लिफ्ट में, जो पहली शिफ्ट में हमने पहली लिफ्ट में कंक्रीटिंग किया, उसको हमें प्रॉपरली रिमूव करना है, बिकॉज ये हमारी अनसाउंड कंक्रीट होगी। ठीक है, जो कि हमारी जब हम नेक्स्ट लेयर पोर करेंगे इसके ऊपर तो ये हमारी प्रॉपर बॉन्डिंग इंश्योर नहीं करने देगी, इसलिए इसे हमें प्रॉपरली रिमूव करना है। सो दैट टू क्रिएट अ रफ एंड अनइवन सरफेस इट इज रिकमेंडेड टू क्लीन आउट दी लेटेंस एंड सीमेंट स्लरी। आपको रिमूव करना है। कैसे आपको रिमूव करना है? विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश ऑन द सरफेस ऑफ द जॉइंट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट। तो जो भी हमारी ये लेटेंस फॉर्मेशन हो रही है दैट हैज टू बी रिमूव्ड आफ्टर, जैसे ही हमारा जो पहली लेयर है वो हमारी इनिशियल सेट हो जाएगी। तो इनिशियल सेटिंग के बाद आपको ये लेयर को रिमूव करना है और उसके बाद ही हमें कंक्रीट को सेकेंड लेयर में कंक्रीट को पोर करना है। और जो हमारा सरफेस होगा दैट शुड बी इन द सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन व्हेन फ्रेश कंक्रीट इज प्लेस्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स एट लोकेशंस वेयर द प्रीवियस पोर हैज बीन कास्ट अगेंस्ट शटरिंग, द रिकमेंडेड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रफ सरफेस फॉर द previously poured concrete is to expose the aggregate with high pressure water jet or any
अदर वाटर अप्रोप्रिएट मीन्स। इसका मतलब ये है कि जब हम सेकेंड स्टेज में कंक्रीट कर रहे हैं तो जो हमारा सरफेस है उसमें हमें अपने एग्रीगेट्स को एक्सपोज कर देना है, सो दैट जो बॉन्डिंग हो हमारी वो प्रॉपर हो सेकेंड लेयर के साथ। और जो भी हम फ्रेश कंक्रीट कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स के आसपास हमारी उनकी जो कॉम्पैक्शन है उनको प्रॉपरली वाइब्रेट करना है, सो दैट जो मोर्टार है नए कंक्रीट जो हमने ऊपर डाल रहे हैं फर्स्ट लेयर के, दैट शुड फ्लोज बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट्स एंड डेवलप प्रॉपर बॉन्ड विद द ओल्ड कंक्रीट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर कंपैक्शन इंश्योर करना है कि जो भी हमारा कंक्रीट की कास्टिंग में सेकेंड स्टेज में हम कंक्रीट डाल रहे हैं उसका जो मोर्टार है दैट शुड इंश्योर प्रॉपर बॉन्डिंग विथ लार्ज एग्रीगेट्स जो कि एक्सपोज किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेयर हाई शियर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। जनरली ये जो शियर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट है ये हमारी जो कंक्रीट के आपके पेमेंट्स होते हैं वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब हम पेमेंट्स की कास्टिंग करते हैं तो वी गो फॉर शियर की अरेंजमेंट। तो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, सपोज यहां पर हमारा कंक्रीटिंग खत्म हुई, अब आपको नेक्स्ट लिफ्ट में कंक्रीट करनी है, तो वी फॉर्म दिस काइंड ऑफ ग्रूव, बिकॉज हमारा जो व्हीकल्स चल रहे हैं पेमेंट पे वो इस चल रहे हैं, उसकी वजह से ज्वाइंट पर हमारा देयर विल बी हाई शियर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से यहां पर हमें प्रॉपर इंटरलॉकिंग इंश्योर करनी होगी एट दी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो उस हाई शियर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट के लिए हम वहां पर ये शियर की का अरेंजमेंट देते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ जो हमारे आरसीसी कंक्रीट पेमेंट्स होते हैं। दिस इज सम व्हाट लुकिंग लाइक द शियर की। इनको डायगोनल डॉवेल्स और शियर ट्रांसफर मेथड may be used for transferring the या mobilizing the adequate shear resistance under the action of the traffic। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्योरिंग। जैसे ही हम कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर देते हैं पोर करने के बाद, कॉम्पैक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंक्रीट की क्योरिंग। क्योरिंग का मतलब ये है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें कि कंक्रीट को डैम्प रखने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट डैम्प, कंक्रीट को मॉइस्ट रखने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। अगर हम इसके टेक्निकल उस पर जाएं कि जो क्योरिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट है, दो चीजें हमें इंश्योर करनी है कंक्रीट क्योरिंग से, कि हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमम हमें मिले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड इट शुड हैव एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी, जो भी हम कंक्रीट हमने कास्ट की है। तो होता क्या है, जब भी हम कंक्रीट पोर करने कॉम्पैक्ट करने के बाद हमारा हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है कंक्रीट की, उसके बाद स्ट्रेंथ गेन इज देयर, सेटिंग एंड हार्डनिंग इज देयर आफ्टर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। तो हमारा जो C3S कंपाउंड है, C3S क्लिंकर्स हैं, इनिशियली 3 वीक्स में ड्यूरिंग हार्डनिंग ये हमारे मेजर स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटिंग कंपाउंड होगा, और साथ साथ हमारा C2S हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करता है कंक्रीट में। तो जब ये C3S हार्डन हो रहा होगा, मींस हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा होगा, तो इसकी हार्डनिंग के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर शुड बी अवेलेबल। ठीक है, तो हमारा मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल तो है कंक्रीट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो जो आपने कंक्रीट में प्रोवाइड किया है, बट इतने पीरियड के लिए इस सफिशिएंट मॉइस्चर को रिटेन करना, सो दैट जो 3 वीक्स में हमें स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है कंक्रीट की वो हमें मिल जाए। तो हमें 2 मेथड्स अप्लाई करने हैं कि एक तो कंक्रीट को डैम्प रखें, या टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर, जो भी हमारे मॉइस्चर हमारा कंक्रीट में पहले से ही है, जब कंक्रीट को हमने पोर किया था उस मॉइस्चर को हमें प्रिवेंट करना है लॉस होने से। तो अगर ये चीज हम इंश्योर कर लेंगे तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो हमें एडिक्वेट मिल जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट whilst maintaining a satisfactory temperature regime। टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जब हम क्योरिंग कर रहे हैं तो हमारा जो टेम्परेचर रिजाइम वो प्रॉपर होना चाहिए। द प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द कंक्रीट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इफ द वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो
कम है और जहां पर हमारी हाई रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, जहां पर स्पेशली हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश यूज कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, हाइड्रेशन हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, मीन्स ज़्यादा देर तक हमारी हार्डनिंग प्रोसेस चलता रहेगा जब हम, बिकॉज दीज आर पोज़ोलोना इन द फॉर्म ऑफ एडमिक्सचर्स। इस वजह से हमें ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर उस टाइम में हमारा जिस पीरियड में हाइड्रेशन हो रहा है, इसमें हमारा कंक्रीट हार्डन होकर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, उस पीरियड में हमारा एडिक्वेट मॉइस्चर अवेलेबल हो। तो यहाँ पर इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस इज रिड्यूस्ड एंड द वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। इस प्रोसेस को हम क्योरिंग बोलते हैं। जो क्योरिंग रिजाइम है दैट शुड ऑल्सो प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट्स विद इन द कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि कंक्रीट के अंदर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू क्रैकिंग। तो ये ध्यान रखना है, कंक्रीट को प्रॉपर क्योरिंग इंश्योर करना है, प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ क्योरिंग करनी है, अदरवाइज जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने दिखाया है कि हाउ द पॉन्डिंग हैज बीन डन फॉर इंश्योरिंग क्योरिंग इन कंक्रीट। यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, दिस इज द इम्परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द स्प्रेइंग डन ऑन द कंक्रीट सरफेस। एंड यहाँ पर गनी बैग्स का यूज किया है टू कीप द कंक्रीट मॉइस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पर्पस लिखे हुए हैं, टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट सरफेस फ्रॉम सन एंड विंड। एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमें लॉस ऑफ मॉइस्चर प्रिवेंट करना है। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ग्रेजुअली इंक्रीज विथ एज इफ कंक्रीट क्योरिंग इज एफिशिएंट। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर कंक्रीट को हम 7 डेज के लिए मॉइस्ट कर देंगे तो हमारी 50% जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो 50% स्ट्रॉन्गर होगा कंक्रीट जो कि हमारा ड्राई वेदर में, ड्राई एयर में एक्सपोज किया गया था। ठीक है, तो इट विल हैव 50% मोर स्ट्रेंथ जब वो ड्राई एयर में होगा। अगर हम इसको 28 डेज तक क्योरिंग करें, मॉइस्ट क्योरिंग, तो हमारा स्ट्रेंथ जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेंथ इन ड्राई एयर होगी। अगर हम ड्राई एयर में हमारी कंक्रीट रखी हुई है फॉर हार्डनिंग पर्पस, जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट एब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा इम्प्रॉपर क्योरिंग होगी तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, क्रैक्स बन जाएंगे श्रिंकेज की वजह से, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रॉस्ट एंड वेदरिंग रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ कार्बोनेशन इंक्रीज हो जाएगा, सरफेसेस आर कोटेड विद सैंड एंड डस्ट विच लीड टू रिडक्शन ऑफ एब्रेशन स्ट्रेंथ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो जो हमारा रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इनिशियल स्टेजेस में वो हमारा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है एट लोअर टेम्परेचर। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब सुपर सल्फेटेड सीमेंट आप यूज कर रहे हो तो हमारी इनएडिक्वेट क्योरिंग होने की वजह से हमारी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी। इस वजह से हमें सुपर सल्फेटेड सीमेंट के केस में मिनिमम मॉइस्ट क्योरिंग जो करनी है वो मिनिमम इट शुड बी 7 डेज अगर हमने सुपर सल्फेटेड सीमेंट यूज किया है, बिकॉज इसका रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट धीरे हो जाता है ड्यू टू यूज ऑफ दिस सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो रेट ऑफ हार्डनिंग जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम तक क्योरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपर सल्फेटेड सीमेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्योरिंग मिनिमम 7 डेज के लिए करनी है। यहाँ पर एक ग्राफिकल तरीके से मैंने समझाया हुआ है कि जब हम 7 डेज मॉइस्ट क्योरिंग कर रहे हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लेबोरेटरी एयर एंटायर टाइम। और अगर हम 28 दिन तक कंटिन्यूस मॉइस्ट क्योरिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा होगी। और अगर जो भी कंक्रीट है ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ फॉर 1 ईयर तो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है। 28 डेज में हमारी स्ट्रेंथ इज 2 टाइम्स द स्ट्रेंथ इन ड्राई एयर एंड इट इज 1.5 टाइम द स्ट्रेंथ इन ड्राई एयर व्हेन 7 डेज क्योरिंग इज डन। अब हमारे पास जो मेथड्स हैं कंक्रीट क्योरिंग करने के लिए, उसमें 2 बेसिस पर हम मेथड्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि हम एडिशनल मॉइस्चर अप्लाई कर रहे हैं कंक्रीट में, ठीक है, या फिर जो हमारा ऑलरेडी कंक्रीट प्रिपेयर करते समय हमने जो कंक्रीट में मॉइस्चर वाटर डाला हुआ है उस मॉइस्चर को हमें प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर।
तो इनके बेसिस पे हम अपने मेथड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। जो हमारे पहले मेथड में जो 2 कैटेगरी के मेथड हैं, उसमें हमारा पहला है मॉइस्ट क्योरिंग, जिसे हम वाटर क्योरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा मेथड है दैट इज स्टीम क्योरिंग। स्टीम क्योरिंग मेथड हमारा वहां यूज करते हैं जहां पर हमें एक्सेलरेटेड क्योरिंग की जरूरत होती है, और हमें जहां पर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट फास्ट करना होता है, फास्टर रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टीम क्योरिंग से हमारा जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, बिकॉज यहां पर हम आर्टिफिशियल स्टीम हीट का यूज करते हैं टू एंश्योर द सफिशिएंट मॉइस्चर इन द कंक्रीट फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस। और दूसरे जो मेथड्स हैं जिसमें हम कंक्रीट के मॉइस्चर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, उसमें हमारे 3 मेथड्स हैं, जिसमें हमारा पहला है इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड। जनरली ये मेथड हमारा जो कंक्रीट के हॉलो मेंबर्स हैं उसमें हम प्रेफर करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा इलेक्ट्रिकल क्योरिंग इज देयर, जहां पर हम जो कंक्रीट मेंबर है उसमें करंट पास करते हैं, और जो हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसकी वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमारा प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट। बट जनरली ये कॉस्टली मेथड होता है, इसलिए हम इसे कम प्रेफर करते हैं। थर्ड मेथड जो है हमारा, वो हमारा केमिकल क्योरिंग मेथड है। केमिकल क्योरिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, वी यूज दी मेम्ब्रेन्स आर सम केमिकल स्प्रे का यूज करते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। अभी डिटेल में मैं बात कर लूंगा इन मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहला मेथड है जो हमारा है मॉइस्ट क्योरिंग मेथड, जो कि आप इसे वाटर क्योरिंग मेथड भी कह सकते हो। इस मेथड में क्या करते हैं, जो भी हमारा कंक्रीट मेंबर है उसको हम डैम या वेट कंडीशन में रखते हैं बाय पॉन्डिंग। पॉन्डिंग मीन्स पानी भर देना। कंट्रोल्ड तरीके से आपको वाटर जो कंक्रीट मेंबर है उसमें आपको पानी भरना है टू एंश्योर कि हमारा सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल रहे फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस। और बाई कवरिंग विथ अ लेयर ऑफ सैकिंग, कैनवास, हेसियान, ये हमारे दे आर डिफरेंट मटेरियल्स फॉर गनी बैग्स। आपने ये देखा होगा कि दिस इज द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड ऑफ मॉइस्ट क्योरिंग एंड केप्ट कॉन्स्टेंटली वेट फॉर एटलीस्ट 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इन केस। कंक्रीट के प्लेसमेंट के बाद हमें मिनिमम 7 days क्योरिंग करनी है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉइस्ट क्योरिंग आपको नॉर्मल कंडीशंस में आपको 7 दिन करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओपीसी, अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हो या ब्लेंडेड सीमेंट्स यूज कर रहे हो तो आपको मिनिमम क्योरिंग आपको 10 days करनी है, बिकॉज हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस जो होगा पोजुलाना या एडमिक्सचर्स की वजह से वो हमारा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो हमें लॉन्गर टाइम के लिए पानी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी चाहिए होगी। ठीक है, द पीरियड ऑफ क्योरिंग शैल नॉट बी लेस देन 10 days फॉर कंक्रीट एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पर भी जब हमारा ड्राई या हॉट वेदर कंडीशन होगा तब भी हमें मिनिमम 10 दिन आपको कंक्रीट की क्योरिंग करनी है। इन केस ऑफ कंक्रीट वेयर मिनरल एडमिक्सचर्स आर ब्लेंडेड सीमेंट्स आर यूज। मिनरल एडमिक्सचर्स मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था, मिनरल एडमिक्सचर, उसे आप रेफर कर सकते हो। अगर ब्लेंडेड सीमेंट्स यूज कर रहे हैं, ब्लेंडेड सीमेंट्स मतलब 2 or 3 सीमेंट्स को मिक्स करके हम ब्लेंडेड सीमेंट प्रिपेयर करके उनको यूज कर रहे हैं कंक्रीटिंग में, तो हमें मिनिमम जो पीरियड यूज करना है कंक्रीट क्योरिंग के लिए ये हमारा 14 days है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा ब्लेंडेड सीमेंट्स के लिए आपको 14 दिन आपको कंक्रीट की क्योरिंग इंश्योर करनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कंट्रोल्ड तरीके से हमने पॉन्डिंग की हुई है एक स्लैब पर, रूफ पर, और यहाँ पर कंक्रीट के कॉलम्स गनी बैग से कवर्ड है। हम इस पर मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ जेट पंप्स इस पर अप्लाई करते हैं, और ये हमारी जब वेट रहती है तो इट इंश्योर सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस। दिस इज द मॉइस्ट क्योरिंग मेथड्स या वाटर क्योरिंग मेथड्स आते हैं, जहाँ पर हम पानी को अप्लाई करके एडिशनल एक्सटर्नल सोर्स से सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा केमिकल मेथड है, जिसमें हम केमिकल क्योरिंग में मेम्ब्रेन क्योरिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे क्योरिंग कंपाउंड्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हमें यूज़ करना है विद द अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर इंचार्ज के अप्रूवल से ही। करते क्या है इस मेथड में,
जो हमारा कंक्रीट का एक्सपोज्ड सरफेस है, कास्टिंग के बाद हमें उसे कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स हमारी किस हो सकती हैं, पॉलीइथिलीन एक तरीके का पॉलीमर होता है, पॉलीइथिलीन शीटिंग आती हैं जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं। दे आर, जो भी जैसे ही हमारा कंक्रीट सेट होगा उसके बाद ही हम इस पर एक इम्परमिएबल लेयर डाल देंगे, सो दैट जो हमारा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, सन और विंड के इफेक्ट से जो लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा वो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि पॉलीथिलीन शीटिंग और जो आपको केमिकल स्प्रेज भी आते हैं, केमिकल स्प्रेज जो हैं अभी आजकल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें हमारा इस तरह मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे कंक्रीट की सेट होने के बाद हम स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं विद द केमिकल स्प्रेज। जनरली हमारा ये सोडियम सिलिकेट, इसको ग्लास वाटर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं केमिकल स्प्रे को, तो इट फॉर्म्स अ फिल्म ओवर द सेट कंक्रीट सरफेस, जो कि हमारे जो वाइड्स हैं, पोर्स हैं कंक्रीट के सरफेस पर, उन्हें सील कर देता है। सील करने से हमारा क्या होगा, इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। उसकी वजह से जो हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से, सन या विंड की इफेक्ट से जो मॉइस्चर लॉस हो रहा है वो प्रिवेंट हो जाएगा, और जो हमारा मॉइस्चर जो इंटरनली अवेलेबल है कंक्रीट के अंदर वो यूज आ जाएगा फॉर द हार्डनिंग प्रोसेस, जिससे हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। एंड दीज पॉलीथिलीन शीटिंग प्रोवाइड इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इवापोरेशन। उसके बाद हमारा यहाँ पर मैंने दिखाया कि हमारी जो मेम्ब्रेन्स भी आती हैं, जिन्हें हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, दीज आर द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जो कि हमारी क्लोरिनेटेड रबर टाइप कंपाउंड्स की होती हैं। इट डज नॉट ओनली प्रोटेक्ट कंक्रीट फ्रॉम ड्राइंग आउट बट ऑल्सो फिल द मिनट पोर्स इन द सरफेस ऑफ कंक्रीट। द सरफेस फिल्म विल वियर आउट इवेंचुअली, धीरे धीरे टाइम के साथ ये वियर आउट हो जाती है, इसको आपको वापस हटाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसकी थिकनेस बहुत ही फाइन होती है। और यहाँ पर ये केमिकल स्प्रे से हमारी थिकनेस बनाई जा रही है, और यहाँ पर ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हमने डाल रखी है। तो जनरली जो क्योरिंग कंपाउंड्स होते हैं, दे आर एक्रिलिक बेस्ड मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, जो कि कंक्रीट को इफेक्टिवली सील कर लेते हैं। एडिशनल एडवांटेज ऑफ हैविंग बेटर एडिशन ऑफ सब्सिक्वेंट प्लास्टर, इट डज नॉट नीड टू बी वॉश्ड विथ हॉट वाटर, बेटर बॉन्डिंग फॉर फर्दर प्लास्टर, अगर आपको करने की ज़रूरत है कंक्रीट में सरफेस में फिनिशिंग के लिए। अगर हम पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट या मिनरल एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, पीरियड ऑफ क्योरिंग आपको इंक्रीज करनी है। जनरली हम इसे 10 डेज मिनिमम रखते हैं, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 डेज। बट अगर आपका ब्लेंडेड सीमेंट है तो आपको 14 डेज मिनिमम रखना, क्योरिंग करना ही करना है। फिर नेक्स्ट हमारा 13.6 प्रोविजन है, इट इज़ रिगार्डिंग द सुपरविजन ऑफ कंक्रीटिंग वर्क। तो यहाँ पर IS 456 ने ये एम्फेसिस किया है कि हमारा कंक्रीट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमारे हो रही हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जो भी हमारी प्रोपोर्शनिंग से लेके मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट से लेके रेनफोर्समेंट चेक तक आपको प्रॉपर सुपरविजन इंश्योर करना है, बिकॉज ये हमारा एक तरीके का क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द साइट। और बिफोर एनी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अगर कर रहे हैं, सच एज कंक्रीट कर रहे हैं, मीन्स कंक्रीट पोर कर रहे हैं, या स्ट्रिपिंग ऑफ द फॉर्मर, मतलब फॉर्मवर्क को हटा रहे हैं आफ्टर कि कंक्रीट ने हमारी सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर ली है, तो एडिक्वेट नोटिस देना है हमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को, सो दैट अंडर ही सुपरविजन हमारा जो भी बार बेंडिंग है, कंक्रीटिंग वर्क है, स्ट्रिपिंग ऑफ द फॉर्मवर्क है, सारा कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के प्रेजेंस में होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के फर्दर वीडियोस में बनाता रहूंगा। थैंक यू।